सुबह का वक्त था। घर में चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। आंगन में तुलसी के पौधे पर जल चढ़ चुका था और रसोई में रीमा जी की चाय और पराठों की खुशबू तैर रही थी। मिश्रा जी अपनी रोज की मॉर्निंग वॉक से लौटकर अखबार संभाल रहे थे। दोनों बेटियां रिद्धिमा और मुस्कान अपने अपने कमरे में पढ़ाई में व्यस्त थीं। पर इस घर का लाडला, सबसे चहेता और सबसे नटखट सदस्य शिवम मिश्रा उर्फ रासू अभी तक सपनों की दुनिया में गुम था। अब 9 बजे से पहले तो लाड साहब की आंख खुलती ही नहीं है। उनका कहना है कि नींद पूरी हो तभी दिन अच्छा जाता है, और पिताश्री का कहना है कि जो जागत है सो पावत है। लेकिन रासू को इन बातों से मतलब कहाँ। थोड़ी देर बाद मिश्रा जी लौटे तो आते ही बोले, रीमा जरा चाय मिलेगी। रीमा जी किचन से निकलकर मुस्कुराते हुए कप पकड़ा देती हैं। चाय की चुस्कियों के बीच मिश्रा जी पूछ बैठते हैं, उठ गए आपके लाडले या अभी भी सो रहे हैं। रीमा जी कुछ कहती है उससे पहले ही मिश्रा जी सब समझ जाते हैं और उठ खड़े होते हैं। अच्छा, तो अभी तक सो रहा है, चलिए अब मैं ही उठाता हूँ। अब आ गई आफत। जब भी बाप बेटा आमने सामने होते, बीच में फंसती बेचारी रीमा जी, इसलिए वो भी पीछे पीछे चली जाती हैं। रासू तो अपने सपनों में गुम था, पर सपनों की गाड़ी पर अचानक ब्रेक लगा जब मिश्रा जी ने उस पर पानी डाल दिया। हड़बड़ा कर उठते हुए रासू गुस्से में बोला, किसकी इतनी हिम्मत हुई मुझ पर पानी डालने की। और तभी आवाज गूंजता है, तेरे बाप की। आवाज पहचानते ही रासू की हालत खराब, और तभी कमरे में उसकी ढाल, उसकी माँ रीमा जी पहुंचती हैं। रासू राहत की सांस लेता है, क्योंकि उसे पता है कि अब पापा की डांट से बचाने वाली आ गई हैं। रीमा जी को देखते ही मिश्रा जी शुरू हो गए, देख लीजिए अपने लाडले को, सूरज सर पे आ गया लेकिन ये अभी तक उठे ही नहीं है। बाकी दोनों बच्चियों को देखिए और एक इन्हें देखिए, यहाँ इनके ऐसे तेवर हैं तो पता नहीं हॉस्टल में क्या करते होंगे। रासू अपनी आंख मलते हुए कहता है कि वहां तो जल्दी उठना ही है, कम से कम यहाँ तो सो लेने दीजिए। और मैं रोज रोज कहाँ देर से उठता हूँ। सो जस्ट चिल पापा। हाँ, बस एक यही कहना सीखा है, जस्ट चिल। इतना ही चिल करने का शौक है तो अपने माँ बाप को फ्रिज में रख दो, हो जाएंगे चिल। अभी भी कह रहा हूँ अपनी आदतें सुधार लो। बीच में ही रीमा जी टोकते हुए कहती है कि अब बस भी करिए, सुबह सुबह दोनों शुरू हो जाते हैं। अब चलिए नहा करके नाश्ता कर लीजिए। मिश्रा जी के जाते ही रीमा जी रासू को कहती है कि तुझे कितनी बार कहा है कि जल्दी उठ जाया कर, पर तुझे डांट खानी ही होती है ना। उनके गले लगते हुए रासू कहता है कि अरे माँ, आप हो तो मुझे बचाने के लिए, और वैसे भी जब तक पापा एक बार मुझे डांट ना दे तो मेरा दिन शुरू नहीं होता है। अच्छा, अब मस्का मारना बंद कर और जल्दी से तैयार होकर आ जा नीचे। मैं नहीं चाहती हूँ कि दोबारा कुछ हो। ओके माँ, बस मैं अभी आया। वैसे आपने नाश्ते में क्या बनाया है? तेरे पसंदीदा आलू के पराठे और साथ में दही भी है। अब जल्दी से नीचे आ जा। इतना कहकर रीमा जी चली जाती हैं। नीचे नाश्ते की टेबल पे सब गर्मा गर्म आलू के पराठों का लुत्फ उठा रहे थे। रासू भी तैयार होकर नीचे आता है और आवाज लगाता है कि माँ, पराठा दे दो जल्दी से, बहुत भूख लगी है, फिर मेरा मैच भी है आज। रीमा जी पराठे देते हुए कहती हैं कि पहले आराम से खा लो फिर कहीं जाना, इस मैच के चक्कर में तो खाना पीना ही भूल जाता है। इसी बीच मिश्रा जी कहते हैं कि वो सब तो ठीक है, पर पढ़ाई कैसी चल रही है तुम्हारी। रीमा जी उन्हें टोकते हुए कहती कि आराम से खा तो लेने दीजिए, बाकी सारा दिन तो पड़ा है पढ़ने के लिए, और वैसे भी अच्छे नंबरों से पास होता है रासू। तभी बीच में आ टपकती है रीमा जी की छोटी बेटी मुस्कान। पर पापा, कल आपने भैया से कहा था ना कि मेरे असाइनमेंट बनाने में हेल्प कर दे, पर वो तो अपने मैच के चक्कर में सब भूल गए और रात को आकर सो गए। रासू मुस्कान को घूरते हुए कुछ कहने ही वाला होता है कि तभी रासू की एक और ब्रह्मास्त्र, यानी कि उसकी दीदी रिद्धिमा, जो हमेशा उसके लिए खड़ी रहती है, कहती है कि रासू नहीं था, पर तुम मुझसे भी तो हेल्प ले सकती थी। पर नहीं, तुम तो खुद ही अपना काम नहीं करना चाहती हो और पढ़ाई से दूर भागती हो। बस जब पापा सामने हो तभी किताब लेकर बैठ जाओ, फिर सारा दिन मस्ती। अब मिश्रा जी कुछ कहते इससे पहले ही उनका फोन बजने लगा और वो रीमा जी को कहने लगे कि अच्छा अब हम चलते हैं, हमें बैंक जाने में देरी हो रही है। रीमा जी ने भी उन्हें उनका बैग और टिफिन दे दिया। मिश्रा जी के जाते ही यहाँ चिल्लम चिल्ली मच गई, क्योंकि रिद्धिमा ने रासू को पापा की डांट से बचा जो लिया।
रासू मुस्कान की चोटी खींचते हुए कहता है कि पापा की चमची, हमेशा पापा से मेरी शिकायत करती रहती है। और कुछ आता भी है तुझे इसके अलावा? हाँ, तो आप भी तो माँ के लाडले बेटे हो, हमेशा माँ आ जाती है आपको बचाने के लिए। और दीदी भी तो आपकी ही साइड लेती है, लगता है जैसे मुझे तो कचरे के डिब्बे से उठा कर लाई हैं। तभी रीमा जी गुस्से से उसे डांटते हुए कहती हैं कि ये सब तुम्हारी फिल्में और टीवी सीरियल्स देखने का असर है, वहीं से ये सब डायलॉग सीखे हैं ना, पढ़ाई लिखाई तो करनी नहीं है। अब जाओ और जाकर पढ़ाई करो। रितिमा मुस्कान को लेकर के उसके रूम में चली जाती है और रासू अपने पराठे पे फोकस करने लगता है। नाश्ता करने के बाद वो कहता है कि माँ, मैं जा रहा हूँ, दोपहर तक आऊँगा, कोई काम है तो बता दो। रीमा जी उससे कहती कि कोई काम तो नहीं है, पर बस रिद्धिमा को कॉलेज छोड़ते हुए चले जाना, आज उसकी स्कूटी खराब है। ओके माँ, कहकर रासू अपनी बाइक निकालकर बाहर रिद्धिमा का इंतजार करता है। रिद्धिमा के आते ही वो दोनों साथ में निकल जाते हैं। आइए अब जानते हैं इन महाशय के बारे में। रासू तो इनका निकनेम है जो इनकी माँ ने बड़े प्यार से रखा है। वैसे इनका असली नाम शिवम मिश्रा है। कॉलेज के सेकेंड ईयर में पढ़ते हैं, बनारस हिंदी यूनिवर्सिटी में। फिलहाल अभी छुट्टियों में घर आए हुए हैं, वरना तो हॉस्टल बॉय है ये। वैसे तो पढ़ाई लिखाई में अव्वल है, पर मस्ती और शरारत में उससे भी ज़्यादा। जिस भी काम को हाथ में लेते हैं उसे पूरा करके छोड़ते हैं, वो भी परफेक्शन के साथ। इसीलिए तो पूरे कॉलेज में इनके चर्चे हैं। पढ़ाई लिखाई के अलावा इन्हें क्रिकेट खेलना भी बहुत पसंद है और ताइक्वांडो में स्टेट लेवल में सिल्वर मेडल भी जीत चुके हैं। दिखने में भी रणबीर कपूर से कम नहीं लगते हैं। और कॉलेज की लड़कियां तो इन पे इस कदर मरती हैं, पर यह है कि किसी को भाव नहीं देती हैं। अब सही भी है, जब इतनी सारी खूबियां हो तो थोड़ा भाव खाना ही चाहिए। और एक बात कि जब इन्हें गुस्सा आ गया तब तो राम ही बचाए सबको। गुस्से में बिल्कुल एंग्री एंग मैन बन जाते हैं और तब बस इनकी माँ ही है जो इनका गुस्सा शांत करवा सकती है। अब इन माँ के लाडले की जिंदगी में कौन और कैसे आएगी, वो तो एक सरप्राइज है। रितिमा को कॉलेज छोड़ने के बाद शिवम अपने दोस्तों के साथ मैच खेलने चला जाता है। अब क्रिकेट में रासू जी एकदम परफेक्ट है, बिल्कुल माही जैसे। इतना बढ़िया खेलते हैं कि हर कोई इनके शॉट्स का फैन है। मैच जीतने के बाद ये दोपहर को घर जाते हैं। घर पहुंचते ही इनकी फरमाइश शुरू हो जाती है और इनकी यशोदा मैया ने भी सारी तैयारी करके रखी होती है। इनकी पसंद के पुलाव, कढ़ाई पनीर, दम आलू, पूड़ियाँ और छोले सब बनाकर रखी ही होती हैं। रीमा जी ने रासू से कहा कि जल्दी से हाथ मुंह धोकर आ जाओ। रासू फ्रेश होकर जल्दी से खाने की टेबल पे आ गया और आते ही उसने माँ से कहा कि माँ, मुझे आज आपके हाथों से खाना है, आप खिला दीजिए ना। अब जब माँ के लाडले की फरमाइश हो और माँ मना करे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। खाना खाते खाते रासू पूछता है कि माँ, मुस्कान कहाँ है, दिख नहीं रही है। वो अपनी सहेली के घर गई है पढ़ाई करने, तो शाम को आएगी और खाना खा कर गई है। वैसे माँ, खाना खाने के बाद कुछ मीठा होता तो मजा आ जाता। हाँ मुझे पता है, तेरे लिए खीर बनाई है, रुक अभी लेकर आती हूँ। थैंक यू माँ, आई लव यू। तभी रीमा जी उसे टोकते हुए कहती है कि अभी तो मुझे आई लव यू कह रहा है, पर वहाँ कॉलेज में किसे लव यू कहता है। रासू झेपते हुए कहता है कि क्या माँ, आप भी, ऐसा कुछ नहीं है। वो अलग बात है कि कॉलेज की सारी लड़कियां मरती हैं मुझ पे, पर मैं तो सिर्फ अपनी माँ से ही प्यार करता हूँ और हमेशा आपसे ही प्यार करूँगा। चल ये ले खीर खा ले। नहीं माँ, आप खिला दो ना। अब माँ के लाडले माँ के हाथों से ही खीर खाएंगे। खाना खाकर रासू अपने कमरे में पढ़ाई करने चला जाता है। रीमा जी भी अपना काम करके अपने कमरे में चली जाती हैं। शाम को रासू को उसके एक दोस्त का कॉल आता है। वो रीमा जी को बताकर चला जाता है। रासू अपनी बाइक लेकर निकल पड़ता है अपने बेस्ट फ्रेंड शेखर के घर की तरफ। शेखर के घर पहुंचकर वो देखता है कि उसके घर पे कोई भी नहीं होता है सिवाय शेखर के। शिवम को देखते ही शेखर उसके गले लगते हुए पूछता है कि आखिर आ ही गई तुझे मेरी याद। वहाँ हॉस्टल से तो कॉल करता नहीं है, और जब यहाँ आता है तो भी मिलने के लिए फोन करके बुलाना पड़ता है। ये नहीं कि बचपन के दोस्त से मिलने आ जाऊं। अरे ऐसा नहीं है, पर कल ही तो घर आया हूँ, और वैसे भी आज तुझसे मिलने आया था मैं, पर उस समय तू घर पे नहीं था। वैसे तू गया कहाँ था? शिवम पूछ मत, मेरी तो लाइफ की बैंड बजी पड़ी है। अपने घर में ही मेरी कोई वैल्यू नहीं है। क्या हुआ, बात तो बता, ऐसे भाव ही खाता रहेगा? अरे रुक जा, आजकल तो इस घर में कुछ बोलना भी सोच समझ कर है। अबे गधे,
तू बात बता रहा है या मैं जाऊं? अरे सुन ना शिवम, तू जब यहाँ आया तो देखा ही है कि कोई नहीं है। एक्चुअली सब पड़ोस में गए हुए हैं। हमारे नए पड़ोसी आए हैं उनके घर पे। मत बोल, कल से बस उनकी बेटी की तारीफ सुन सुनकर मेरा दिमाग खराब हो गया। क्यों, ऐसी क्या तारीफ कर दी? अरे कल से मेरे पापा मेरे पीछे पड़ गए हैं। जब से उन्हें पता चला है कि वो पड़ोस वाले तिवारी जी की बेटी टॉपर है, तब से मुझे ताने पे ताने दिए जा रहे हैं और मेरा दिमाग खराब हो जा रहा है। अभी भी सब वहीं गए हुए हैं। मुझे भी बोला था साथ चलने को, पर मैंने बहाना बना दिया। वहां जाकर मेरा दिमाग और भी खराब हो जाता। उसकी बात सुनकर शिवम मुझसे कहता है कि अच्छा, ये सब छोड़ और चल कहीं बाहर घूम कर आते हैं, तेरा दिमाग भी सही होगा। हाँ चल। और दोनों दोस्त निकल पड़ते हैं हुड़दंग मचाने। दोनों अपनी फेवरेट जगह पे जाकर के चाय पी रहे होते हैं कि तभी एक बच्चा आकर शिवम से टकरा जाता है और उसके हाथ से चाय पास खड़ी एक लड़की के हाथ पर गिर जाती है। शिवम जब उस लड़की के हाथ को देखता है तो उसका हाथ लाल हो जाता है। वो दौड़कर पानी लाता है और उसका हाथ पानी में डुबा देता है, जिससे उसे जलन ना हो। वैसे अभी तक शिवम ने उसका चेहरा नहीं देखा था, क्योंकि उसका पूरा ध्यान उसके हाथ पे था। वो लड़की शिवम से कहती है कि अब वो ठीक है, पर शिवम को पता था कि चाय सच में बहुत गर्म थी। सो उसने बिना उसकी तरफ देखते हुए ही कहा, कुछ देर और ऐसे ही रखिए अपना हाथ। अचानक शिवम के हाथ पे एक आंसू की बूंद गिरी और उसने अपना सिर उठाकर देखा तो बस देखता ही रह गया। इतना प्यारा मासूम सा चेहरा उसने पहले कभी देखा ही नहीं। कुछ देर वो उसे यूं ही देखता रह गया। वो तो जब शेखर ने उसे टोका तो उसका ध्यान उस लड़की से हटा। शिवम उस लड़की से पूछता है कि अब तुम्हारा हाथ कैसा है? वो लड़की कहती है कि ठीक है। शिवम शेखर से कहता है कि तू एक काम कर, जाकर जल्दी से ऑइंटमेंट लेकर आ। शेखर ऑइंटमेंट लेने चला जाता है। वैसे वो लड़की उसे मना करती है, पर शेखर जब तक जा चुका होता है, शिवम उससे कहता है कि आई एम सॉरी, वो बच्चा आकर मुझसे टकरा गया जिस वजह से आपके हाथ पर चाय गिर गई। वो लड़की उससे कहती है कि आपको सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। मैंने देखा कि वो बच्चा आकर आपसे टकरा गया था, तो आप गिल्टी फील मत कीजिए, ठीक है? पर प्लीज तुम अपने आंसू पोंछ लो। मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि तुम मेरी वजह से रो रही हो। उस लड़की ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा कि मैं आपकी वजह से नहीं रो रही हूँ। तभी उस लड़की का फोन बजता है और वो फोन पे बात करने बाहर चली जाती है। यहाँ शिवम भी शेखर को फोन करता है और जल्दी आने को कहता है। कुछ देर बाद शेखर वहाँ ऑइंटमेंट लेकर आता है तो शिवम वहाँ अकेला होता है। तो वो शिवम से पूछता है कि क्या हुआ, वो लड़की कहाँ गई? शिवम गुस्से से कहता है कि जहां भी गई हो, मेरी बला से। शेखर उसे इतने गुस्से में देखकर पूछता है कि क्या हुआ, तो इतने गुस्से में क्यों है? मुझे उसके बारे में कोई बात नहीं करनी है, समझा तू? और सुन, मैं घर जा रहा हूँ, कल मिलता हूँ तुझसे। और बिना शेखर की बात सुने वो वहां से निकल जाता है। घर आकर भी उसका मूड सही नहीं होता है और वो सीधे अपने कमरे में चला जाता है। अपने कमरे में आकर शिवम अपना सारा गुस्सा अपने पंचिंग बैग पे निकालता है। मुस्कान उसके रूम में उसे खाने के लिए बुलाने आती है, पर शिवम उस पे भी चिल्लाता है और मुस्कान गुस्सा होकर नीचे आ जाती है। जब रीमा जी देखती है कि अभी तक शिवम नहीं आया है, तो वो मुस्कान से पूछती है कि क्या हुआ, रासू आया नहीं? तो मुस्कान भी गुस्से से कह देती है कि राजकुमार अभी गुस्से में है, मुझे भी डांट दिया। अच्छा तुम लोग खाना खाओ, मैं उसे लेकर आती हूँ। इतना कहकर वो रासू के कमरे की तरफ चली जाती हूँ। वहां जाकर वो देखती है कि रासू अभी भी गुस्से में मुंह फुलाकर बैठा है। रासू ने जब देखा कि रीमा जी आई हैं, तो वो उन्हें अपने बेड पर बिठाकर उनकी गोद में सिर रखकर लेट जाता है। रीमा जी भी उसका सिर सहला रही होती हैं और पूछती है कि क्या हुआ, आज इतने गुस्से में क्यों है? अगर तेरे पापा ने तुझे ऐसे देखा तो तू जानता है ना कि वो कितने नाराज होंगे। और अगर उन्हें पता चला कि तूने अभी तक खाना नहीं खाया है, तो वो तुझे डांटेंगे। हाँ माँ, पर मुझे भूख नहीं है, आप लोग खाना खा लीजिए। रासू, तू जानता है ना, जब तू नहीं खाएगा वो भी नहीं खाएंगे। तो चल अब, और अब कोई जिद नहीं करना, नहीं तो मैं ही तुझे डांटूंगी। अरे माँ, आप इन्हें कैसे डांटेंगी? ये तो आपके दिल के टुकड़े हैं। आखिरकार आप सबसे ज्यादा इनसे ही तो प्यार करती हो। रासू उठकर देखता है कि ये तो मुस्कान की बच्ची है, जो चुपकर सारी बातें सुन रही होती। वो उसे भगाते हुए कहता है कि हाँ, डांट खाने का कोटा तो सिर्फ तेरा है, और मेरी माँ तो सिर्फ मुझे ही प्यार करती है। अब दोनों भाई बहन की चपड़ चपड़ फिर से शुरू हो जाती है और रीमा जो दोनों से कहती है कि अब चलो खाना खा लो वरना ठंडा हो जाएगा।
सबके खाने के बाद रीमा जी रासू के रूम में जाती हैं और देखती हैं कि वो अपने मोबाइल में घुसा पड़ा है। रासू उन्हें देखकर कहता है कि माँ क्या हुआ, कोई बात है क्या, आप इस वक्त आई, क्यों, मैं अभी नहीं आ सकती हूँ क्या? और मैंने सोचा कि तू जाग रहा होगा तो तेरे बालों में ऑयल मसाज कर दूँ, तुझे अच्छा लगेगा और तेरा दिमाग भी ठंडा रहेगा। वाह माँ, आपको कैसे पता चल जाता है कि मुझे कब क्या चाहिए होता है? सच में सिर्फ आप ही मुझे समझती हो। चल अब बातें मत बना और बैठ जा, और बता शाम को क्या हुआ था जो तू इतने गुस्से में आया? कुछ नहीं माँ, अब ड्रामा बंद कर और बता बात क्या है। वो जब मैं शाम को शेखर के साथ चाय पीने गया था तो वहाँ गलती से मेरे हाथ से चाय छूटकर एक लड़की के हाथ पे गिर गई थी। वैसे तो मैंने शेखर को ऑइंटमेंट लेने भेजा था और उसके हाथ को पानी में डुबोकर भी रख दिया था, पर तभी उसे किसी को फोन आया और वो बाहर जाकर बात कर रही थी। जब मैं उसे देखने बाहर गया तो देखा कि दो लड़के उसके साथ बदतमीजी कर रहे थे, तो मुझे गुस्सा आ गया। मैंने जाकर उन्हें समझाया कि चुपचाप यहाँ से चले जाए, पर वो लड़का कुछ समझने के लिए तैयार नहीं थे। तो बस फिर क्या, मेरी उनके साथ झड़प हो गई। मैंने थोड़ा मार दिया उन लोगों को। तब तक पुलिस आई और उस लड़की ने उन्हें उनके बारे में बता दिया और पुलिस उन्हें पकड़ कर ले गई। पर उनके जाने के बाद वो लड़की मुझ पे चिल्लाने लगी, मुझे ही डांटने लगी कि मैंने क्यों इतनी लड़ाई की, क्यों मारा उन्हें। एक तो मैं उसे बचा रहा था और वो मुझे थैंक यू बोलने की जगह मुझे ही सुनाने लगी। और मुझे इतना कुछ सुनाने के बाद उसका ध्यान जब मेरे हाथ की चोट पे गया तब उसका बोलना ख़त्म हुआ और उसने मुझे उस चोट के लिए भी बहुत सुनाया। एक तो उसे बचाने के चक्कर में चोट लगी, ऊपर से उसका लेक्चर भी सुनने को मिला। मुझे कहने लगी कि इतना गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है, अपना गुस्सा थोड़ा कम करो। कहाँ चोट लगी तुझे, और तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? दिखा कहाँ चोट लगी है। माँ आप चिंता मत करिए, मैं ठीक हूँ। और उस लड़की ने मेरे हाथ पे ही रुमाल बांध दिया था। तू यहीं रुक, मैं हल्दी लेकर आती हूँ, तेरे चोट पे लगा देती हूँ। रासू उन्हें रोकता उससे पहले ही वो चली जाती है और जल्दी से कच्ची हल्दी और हल्दी वाला दूध लेकर के आती है। अब रासू हल्दी तो लगा लेता है, पर हल्दी वाला दूध पीने में इनके जितने नखरे हैं शायद ही उतने नखरे कोई और करता होगा। रीमा जी उसे जबरदस्ती दूध पिलाकर सोने का बोलकर चली जाती है। रासू सोने तो चला जाता है पर उसकी आंखों से नींद तो गायब हो जाती है। जब भी अपनी आंखें बंद करता बस उस लड़की की शक्ल सामने आ जाती। रासू खुद से ही कहता है कि झांसी की रानी प्यारी तो थी पर नाम नहीं पूछ पाया, अब पता नहीं कि दोबारा मिल पाऊंगा भी या नहीं। फिर खुद को ही डांटते हुए कहता है कि नहीं, मुझे नहीं मिलना है उससे दोबारा। पहले मुलाकात में ही इतना कुछ सुनाकर चली गई, पता नहीं अगर दोबारा मिली तो क्या क्या कहेगी। धीरे धीरे रासू भी सो गया। अगली सुबह रासू की नींद खुलती है तो वो नीचे आता है तो देखता है कि वो लड़की उसके घर पे होती है और साथ ही कोई औरत भी होती है। उसे देखकर एक पल को तो रासू के चेहरे पे स्माइल आ जाती है, पर अगले ही पल कल की बात याद आते ही वो फिर से सड़ू बन जाता है। सुबह सुबह उस लड़की को अपने घर में देखकर तो शिवम शॉक्ड हो गया। वो सोच में पड़ गया कि यहाँ ये क्या कर रही है, आखिर वो है कौन और यहाँ क्यों आई है। ये जानने के लिए वो लिविंग एरिया में आता है। शिवम रीमा जी से इशारे में पूछता है तो उसे चुप रहने का बोलकर चाय लेने जाती है। शिवम भी उनके पीछे पीछे किचन में चला जाता है और उनसे पूछता है कि ये कौन है। तो रीमा जी उनसे कहती हैं कि ये तुम्हारे पापा के क्लाइंट हैं, मिस्टर वर्मा। अभी कुछ ही दिन पहले यहाँ शिफ्ट हुए हैं। पहले ये लोग दिल्ली में रहते थे पर जॉब ट्रांसफर की वजह से अब यहीं रहेंगे। और वो उनकी वाइफ है नीता जी और वो लड़की उनकी बेटी है अनन्या। शेखर के घर के पास ही इनका घर है। अब और भी कुछ जानना है या मैं जाऊं? अरे माँ आप बिना, मैंने आपको कब रोका है, जाइए वरना आपके हस्बैंड अभी आवाज़ लगाएंगे। वैसे मैं जा रहा हूँ नहाने, ऐसा कहकर वो नहाने चला जाता है। रीमा जी चाय नाश्ता लेकर लिविंग रूम में आती हैं और सबके साथ बैठकर बातें करने लगती हैं। शिवम भी जब नीचे तैयार होकर आता है तो मिश्रा जी सबसे उसका परिचय करवाते हैं। वो भी सबको नमस्ते कहता है। अभी तक अनन्या ने शिवम को देखा नहीं होता है, पर उसे देखते ही कल की घटना उसे याद आ जाती है, पर वो किसी से कुछ कहती नहीं है और शिवम भी बिल्कुल वैसे ही रिएक्ट करता है जैसे कि वो दोनों पहली बार मिल रहे हों। कुछ देर बैठने के बाद शिवम रीमा जी से कहता है कि माँ मैं जा रहा हूँ शेखर के साथ, आज लंच वहीं करूँगा। तभी मिश्रा जी उसे टोकते हुए कहते हैं कहाँ जाना है आज? शिवम कहता है जी पापा, बस वही कुछ काम है, शेखर को तो उसके साथ जा रहा हूँ। मेहमानों के सामने दोनों ने कुछ ज़्यादा कहा नहीं। शिवम भी बाइक लेकर निकल गया।
शिखर के घर पहुंचकर वो उसके रूम में जाता है और उसे अनन्या के बारे में बताता है। उसकी बात सुनकर शेखर उससे कहता है कि वाह बेटा, कल लेक्चर सुना दिया और आज तो घर में ही आ गई। वैसे जो भी कही थी बहुत सुंदर है, इतनी प्यारी आंखें, इतनी प्यारे कोमल होंठ, बिल्कुल किसी प्रिंसेस जैसी। उसकी बातें सुनकर शिवम का तो पारा हाई हो गया। उसने गुस्से से उसे लगभग धमकाते हुए कहा कि बहुत ज्यादा ही ऑब्जर्व कर लिया तूने उसे 2 मिनट में। और मेरी एक बात सुन, दूर रहे उससे। और वो कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं है जिससे तूने 2-4 दिन फ्लर्ट किया और फिर छोड़ दिया। शिखर तो एकदम डर गया और डरते हुए उससे कहने लगा कि तू इतना सीरियस क्यों हो रहा है? मैं तो बस मजाक कर रहा था। पर ये बता कि तू इतना परेशान क्यों हो गया था? कहीं वो तुझे पसंद तो नहीं? उसकी बात सुनकर शिवम सोचे पड़ गया कि आखिर क्यों उसने ऐसा किया, वो भी उसके लिए जिससे वो कल ही मिला था। सिर झटकते हुए शेखर से कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, बस वो मेरे पापा के क्लाइंट की बेटी है, इसीलिए मैंने ऐसे कहा। उससे ज्यादा कुछ नहीं है, समझा तू? पर मैंने जो भी कहा है उसे याद रखना। तुझे पता है मैं किसी लड़की की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करता, फिर चाहे वो कोई भी हो। अरे हाँ बाबा, मुझे सब पता है। पर शेखर के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था शिवम और अनन्या को लेकर। कुछ देर वहां रहने के बाद शिवम वहां से जाने लगता है तो शेखर उससे कहता है कि क्या हुआ, तू तो लंच के बाद जाने वाला था, लगता है तू अभी तक मुझसे गुस्सा है। नहीं यार, वो माँ ने कहा था कि आज उन्हें कुछ काम है तो इसीलिए जल्दी आ जाना। तो अब मैं चलता हूँ, तुझसे बाद में मिलता हूँ। और हाँ, अगले हफ्ते माँ पापा की एनिवर्सरी है तो उसकी प्लानिंग के लिए मुझे बहुत काम है और तुझे भी मेरी मदद करनी है, समझा? ये भी कोई कहने की बात है क्या? चल तू घर जा और जो भी काम हो बता देना। घर आने के बाद शिवम सीधा अपने रूम में चला जाता है और अपने आज के बिहेव के बारे में सोचने लगता है। तभी मुस्कान और रिद्धिमा उसके रूम में आती है और उसे सोच में डूबा हुआ देखकर कहती है कि लगता है भैया को किसी से प्यार हो गया है। तभी वो इतने चुपचाप बैठे हैं और हंसने लगती हैं। उसे हंसता देखकर शिवम का ध्यान टूटता है और वो उसे आंखें दिखाकर कहता है कि यहाँ क्या कर रही है और ये बिना बात की बत्ती सी क्यों दिखा रही है? कोई जोक सुन लिया है क्या? नहीं, जोक तो नहीं सुना है, पर सामने एक जोकर को देख लिया ना तो हंसी आ रही है। उसकी बात सुनकर शिवम उसकी चोटी पकड़कर खींचता है और कहता है कि तुझे मैं जोकर जैसा लगता हूँ ना? तो अब देख, तो तुझे जोकर ना बना दिया तो मेरा नाम भी शिवम नहीं। इसी बीच रितिमा दोनों को टोकते हुए कहती कि तुम दोनों को इसके अलावा कुछ और आता भी है या नहीं? जब देखो तब झगड़ा। अब जिस काम के लिए हम लोग यहाँ आए हैं वो तो कर ले। माँ पापा की एनिवर्सरी के लिए क्या प्लान करना है वही तो मैं सोच रहा था। पर इसको सिर्फ मुझसे झगड़ा करना आता है। अच्छा, तो झगड़ा क्या सिर्फ मैं ही करती हूँ? और आप तो साधु महात्मा हो ना? वैसे भी अभी अनु भी नहीं आई है और उन्हें भी तो आने दो, शायद उनके पास कोई माइंड ब्लोइंग आइडिया हो। 1 मिनट, ये अनु कौन है? अरे भैया, वही जो सुबह आई थी, बहुत प्यारी है वो। आप तो चले गए थे शेखर भैया के घर और दी भी नहीं थी और मेरा प्रोजेक्ट भी बाकी था जिसमें उन्होंने ही मेरी हेल्प की थी। आप तो इतना चिक करते हो हर बात पे, पर वो इतनी प्यार से हर बात समझाती हैं कि, और इतनी सुंदर भी हैं, इसीलिए मैंने उन्हें यहीं रोक दिया है। और उनसे जब हेल्प मांगी तो वो रुक गई। उसकी बात सुनकर शिवम उसे रूम से निकालते हुए कहता है कि तू जा अपनी उस अनुति के पास, और मैं झिकझिक करता हूँ ना तो इस रूम में दोबारा पैर मत रखना। दोनों इस तरह लड़ रहे थे कि तभी अनन्या वहां आ गई और उन दोनों को लड़ते हुए देखने लगी। उसे देखकर शिवम रुक गया और उसे देखने लगा। पता नहीं, उसे देखते ही शिवम उसमें खो जाता था। मौका देखकर मुस्कान उसके बेड पर बैठ जाती है और कहती है कि अब मुझे निकाल कर दिखाओ। रिद्धिमा ये सब देखकर गुस्से में चिल्लाते हुए कहती कि अब बस बहुत हुआ, तुम सबको प्लानिंग करनी है तो बोलो वरना मैं चलो, मुझे और भी बहुत काम है। उसे गुस्से में देखकर सब शांत हो जाते हैं और कहते हैं कि अब कोई कुछ भी फालतू की बकवास नहीं करेगा। सब चुपचाप सोच रहे थे, पर शिवम तो बस अनन्या को देखे जा रहा था। तभी रीमा जी कमरे में दाखिल होती है और कहती है कि क्या सीक्रेट बातें हो रही है राशु? उन्हें ये ध्यान ही नहीं रहता है कि वहाँ अनन्या भी होती है। और मुस्कान और रितिमा हंसने लगती हैं और शिवम उन्हें घूरने लगता है। शिवम उनसे कहता है कि माँ, एक बार देख तो लो बाहर वाले के
सामने मुझे रासू बोल दिया। उसकी बात सुनकर अनन्या वहां से उठ गई और सबसे कहती है कि अब मुझे चलना चाहिए, और वो वहां से निकल जाती है। कोई उसे रोकता उससे पहले कि वहां से वो चली जाती है। शिवम की बात सुनकर सब उससे गुस्सा हो जाते हैं और बिना कुछ कहे ही वो लोग भी वहां से चले जाते हैं। लंच टाइम पे भी कोई उससे बात नहीं करता है, रीमा जी भी नहीं। वो समझ जाता है कि सब उससे गुस्सा है, पर ये गुस्सा किस बात का है उसे समझ नहीं आता। तो वो खाना खाने के बाद रीमा जी के कमरे में जाता है और कहता है कि क्या हुआ माँ, आप सब मुझसे यूं उखड़े हुए क्यों हो? तुझे नहीं पता रासू कि क्या हुआ है? तूने अनन्या के सामने ही उसे बाहर वाली कह दिया। लोगों के सामने कैसे बर्ताव करना चाहिए लगता है हॉस्टल जाकर तू भूल गया है। रासू उनसे कहता है कि वो तो माँ आपने मुझे रासू कह दिया और उस पे दी और मुस्कान मुझ पे हंस रही थी, तो मैंने गुस्से में ये सब कह दिया। तुझसे कितनी बार कहा है कि जरा सोच समझ कर कहा कर, पर नहीं। अब उसे बुरा लग रहा होगा ना। तू नहीं जानता उसकी जिंदगी कितनी कठिनाइयों से गुजर रही है। आज सुबह तो तू उनसे मिलकर चला गया। उनकी सौतेली माँ उसके साथ बिल्कुल भी अच्छा बर्ताव नहीं करती है। उसके पापा भी अपने काम की वजह से उनके साथ ज़्यादा नहीं रह पाए। एक मिनट माँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, पूरी बात बताओ। जब वो 7 साल की थी तभी उसकी माँ चल बसी। पिता ने ये सोचकर दूसरी शादी कर ली कि बच्ची को माँ मिल जाएगी, पर कुछ दिनों बाद ही उनकी ये गलतफहमी दूर हो गई। वो अनु पे बहुत जुल्म करती थी, जिस वजह से उसके पापा ने उसे उसकी बुआ के पास भेज दिया। वो वहीं रहकर पढ़ने लगी। छुट्टियों में भी जब वो घर जाती थी तो उसकी माँ ने कभी उसे प्यार नहीं दिया। बेचारी की किस्मत इतनी बुरी है कि उसकी बुआ का भी देहांत हो गया और अब उसके पापा का ट्रांसफर यहाँ हो गया था कुछ महीने पहले, तो उन्होंने इसे अपने पास बुला लिया। पता नहीं आगे वो कैसे रहेगी अपनी सौतेली माँ के साथ। मुझे तो समझ नहीं आता है इतनी मासूम बच्ची से उन्हें प्यार कैसे नहीं हुआ। ये सुनकर शिवम भी अपने मन में कहता है कि हाँ, मासूम तो बहुत है। रीमा जी स्वयं से कहती हैं कि जितनी देर यहाँ थी मुस्कान और रितिमा के साथ, उतनी देर कितनी खुश थी, और एक तूने उससे ऐसे बात कर दी, बेचारी को कितना दुख हुआ होगा। देख राशिद, मैं तुझे साफ साफ कह देती हूँ, दोबारा कभी ऐसा मत करना। रीमा जी के गले लगते हुए शिवम कहता है कि सॉरी माँ, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगा और उससे भी माफ़ी मांग लूँगा। अब आप तो मुझे माफ़ करो। रीमा जी उसे प्यार से कहती हैं, मैं तुझसे कभी ज़्यादा देर गुस्सा रह सकती हूँ क्या? रीमा जी से बात करके शिवम अपने रूम में जाकर अनन्या के बारे में सोचने लगता है और सोचते सोचते वो सो भी जाता है। अगले दिन सुबह शिवम कुछ सामान लेने बाजार जाता है तो उसकी मुलाकात अनन्या से होती है। वो उससे कल के लिए माफ़ी मांगने का सोचता है। वो झट से जाकर कुछ चॉकलेट्स लेकर आता है और उससे कहता है कि सॉरी, मुझे कल वैसे नहीं बोलना चाहिए था। इट्स ओके, मुझे बुरा नहीं लगा। शिवम उससे कहता है कि नहीं, तुम ये चॉकलेट्स लो, वरना मैं यही समझूंगा कि तुमने मुझे माफ नहीं किया। हार कर अनन्या उससे चॉकलेट्स ले लेती है। तभी उसकी नज़र एक छोटी सी बच्ची पे जाती है जो उसकी तरफ ही देख रही होती है। अनन्या उसके पास जाकर उसे वो चॉकलेट्स दे देती थी। उस समय अनन्या के चेहरे पे जो स्माइल थी, शिवम उसमें कहीं खो गया था। जब अनन्या उसके पास आकर कहती है कि कहाँ खो गए तुम, तो वो कहता है कि कहीं नहीं। वैसे तुम यहाँ क्या खरीदने आई हो? वो मुझे कुछ बुक्स लेने थे, उसी के लिए आई हूँ, पर मैं यहाँ नई हूँ तो समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ जाऊँ। तुम एक काम करो, मेरे साथ चलो। ये कहकर शिवम उसे अपने साथ ले जाता है। बुक स्टोर पहुँच कर शिवम उससे पूछता है कि वैसे तुम्हें कौन सी किताबें लेनी है वो बताओ। कॉलेज की क्या? नहीं नहीं, मेरे कॉलेज कंप्लीट हो गया है। वो मुझे सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन के लिए बुक्स लेनी है। व्हाट, तुम मुझसे सीनियर हो? वैसे देख कर तो नहीं लग रहा है, शिवम ने चौंकते हुए कहा। अनन्या उसकी बात सुनकर हंसने लगती है और कहती है कि क्या तुम सिर्फ अपने जूनियर्स की हेल्प करते हो, सीनियर्स की नहीं? शिवम मुझसे कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैंने तो बस ऐसे ही कह दिया। बुक्स खरीदने के बाद शिवम मुझसे कहता है कि अब तुम मुझसे सीनियर हो, फिर भी पूछ लेता हूँ, क्या हम दोस्त बन सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं, दोस्ती में उम्र थोड़े देखते हैं। तो आज से हम दोस्त। वो दोनों बाजार में ही होते हैं कि तभी शेखर वहां आ जाता है और उसे देखकर शिवम सोचने लगता है कि आ गया कबाब में हड्डी बनने। शेखर उसके पास आकर कहता है कि शिवम, तू यहाँ क्या कर रहा है और तेरे पास ये बुक्स क्या कर रही है? तूने सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू कर दी है, बताया नहीं? अबे चुप भी हो जा, ये बुक्स मेरी नहीं है, ये अनन्या की बुक्स हैं।
अनन्या को देखकर शेखर उससे कहता है कि हेलो अनन्या, अब आपका हाथ कैसा है? उस दिन आप अचानक चले गए, आपसे सही से बात भी नहीं हो पाई। आई एम सॉरी, वो मुझे कुछ अर्जेंट काम से जाना पड़ा था। अरे आप सॉरी क्यों बोल रही हैं? मैं समझ सकता हूँ। वैसे अगर आपके पास टाइम हो तो यहाँ पास में एक बहुत अच्छी कॉफ़ी शॉप है, क्यों ना एक एक कॉफ़ी हो जाए। अनन्या कुछ कहती है उससे पहले शिवम कहता है कि उसे बहुत काम है और उसे जल्दी घर भी जाना है, तो तू कॉफ़ी पी, हम लोग चलते हैं। बात ना बनते हुए देखकर शेखर कहता है कि तो ठीक है, मैं उसे घर छोड़ देता हूँ। वैसे भी उसका घर मेरे पास में ही है, तो तू अपने घर चला जा, हम दोनों साथ चले जाएंगे। शिवम गुस्से में उससे कहता है कि नहीं, वो पहले इसे मेरे घर जाना है मुस्कान के प्रोजेक्ट में हेल्प करने, फिर मैं उसे छोड़ दूंगा, तो तू तकलीफ मत ले और अपने घर जा। शेखर और कुछ कहता है। शिवम और अनन्या वहां से चले जाते हैं। रास्ते में अनन्या शिवम से कहती है कि तुम इतना जल्दी गुस्सा क्यों हो जाते हो? इतना गुस्सा अच्छा नहीं होता है, मुझे यूं ही गुस्सा नहीं आता है। तुमने देखा नहीं कि वो कैसे फ्लर्ट कर रहा था तुम्हारे साथ? अच्छा ठीक है, अब तो वो नहीं है, और वैसे भी वो सिर्फ मजाक कर रहे होंगे। अब गुस्सा खत्म करो। वो देखती है कि शिवम का गुस्सा अभी भी बरकरार है, तो वो उससे कहती है कि आज तुमने मेरी बुक्स लेने में हेल्प की, तो अब चलो मैं तुम्हें आइसक्रीम खिलाती हूँ। पहले तो शिवम मना कर देता है, तो अनन्या उसका हाथ पकड़कर उसे ले जाती है। क्या आप आगे की कहानी सुनना चाहते हैं? तो कमेंट में यस जरूर लिखिएगा। थैंक यू।